हम बात करेंगे आपके सीडीपी बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। या प्रैक्टिस पेपर रहेगा, टॉप 30 प्रश्न करेंगे, समस्त सिलेबस का निचोड़ रहेगा, प्रीवियस ईयर बेस यह प्रैक्टिस पेपर रहने वाला है। तो 30 में से आप सभी लोगों को अगर बाल विकास सीडी में 30 में 30 तैयारी करना है तो सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और इस प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर में 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो ये भी सभी लोगों को कमेंट करना है, ताकि आपकी तैयारी परखी जा सके, आपकी तैयारी आप खुद अपने आप को जांच सकें, परख सकें, अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकें। चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेस प्रैक्टिस पेपर चल रहे, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोसा स्याही धब्बा, टीएटी, 16 पीएफ, शब्द साचर परीक्षण। ये चारों एक ऐसे परीक्षण है दोस्तों, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व का प्रक्षेपी जो परीक्षण है वह आपका कौन सा नहीं कहलाता। कई बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं आप लोग कितना भी यूपी टेट में पूछा गया, सी टेट में पूछा गया, एमपी टेट में पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 पीएफ, रोसा स्याही क्या होने वाला है? सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सरोपर यह सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगर आप अपने अभी थोड़ा सोचेंगे, माइंड की मेमोरी पर जोर देंगे तो आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है, बेहतर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो 16 पीएफ परीक्षण, जो 16 पीएफ टेस्ट होता है, ये आपका व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं कहलाता। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण की बात करूँ तो यह प्रक्षेपी है। टीएटी भी हो गया, परिक्षेपी हो गया, शब्द साचर, ये तीनों अगर पूछा जाए कि व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण कौन कौन है, तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी परीक्षण और शब्द साचर, ये तीनों क्या हो जाएंगे? व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण। लेकिन जो 16 पीएफ परीक्षण है ये व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं कहलाता। ये परीक्षण अचेतन मन को मापने के लिए होता है, जिनमें अस्पष्ट उत्तेजना जैसे स्याही के धब्बे या चित्त का उपयोग किया जाता है। ये एक वस्तुनिष्ठ या स्वरिपोर्ट प्रश्नावली है जिसे रेमंड कैटल ने विकसित किया है। 16 पीएफ परीक्षण को रेमंड कैटल ने विकसित किया, यह प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो क्या है? वस्तुनिष्ठ या स्वरिपोर्ट प्रश्नावली कहला जाएगी। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक कमेंट करना है। सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। पुनः स्मरण, संवेदना, विस्मृति या स्मृति। देखिए, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं फिर उसे पुनः स्मरण करने में असफल होते हैं, एक बार बताने के बाद अगर दोबारा आपका असफल हो जाते हैं उस पर, या नई जानकारी सीखने या पहले सीखी जानकारी को याद करने में असमर्थता अगर हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा आपसे। तो पुनः स्मरण, संवेदना, इसे हम विस्मृति कहेंगे। विस्मृति मतलब भूल जाना। क्या कहलाएगा? विस्मरण या विस्मृति। विस्मृति की जगह एक विस्मरण भी आ सकता है, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना, विस्मरण भी पूछा जा सकता, ऑप्शन दिया जा सकता विस्मृति के जगह पर। चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, सभी आप लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। सृजनात्मकता से संबंधित कौन कौन होता है, पहले ये जानना जरूरी है। सभी लोग बताइए। सभी लोग जानते हैं मितव्ययिता जो होता है, यह सृजनात्मक व्यक्ति स्वतंत्र सोच रखता है, ना कि दूसरों पर निर्भर करता है, स्वतंत्र सोच पर निर्भर रखता है। और जो इसके साथ साथ भी काफ़ी सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो सृजनात्मकता मतलब एक होता है क्रिएटिविटी, ये समझिए। अब क्रिएटिविटी किस में नहीं हो सकती? देखिए, मौलिकता में होगी, प्रवाह तो होगा ही होगा, अगर प्रवाह नहीं होगा तो क्रिएटिविटी कैसे हो सकता? तो क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता के मुख्य तत्व मौलिकता होता है, प्रवाहिता होता है, लचीलापन होता है, उपयोगिता होती है, लेकिन मितव्ययिता नहीं होती। सृजनात्मक क्रिएटिविटी का संबंध मितव्ययिता से नहीं होता है।
इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं ये व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संघनन का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या सृजनात्मकता? सभी कमेंट कीजिए। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों हमारी टॉपर नोट्स आ चुकी। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। इसमें मैसेज करेंगे टॉपर नोट्स का डिटेल आपको उपलब्ध हो जाएगा। कैसे, किस कंडीशन पर आप टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% तैयारी और मजबूत कर देंगे और दृढ़ कर दें और सफलता के चांसेस बढ़ा देंगे। ये जो टॉपर नोट्स है जो प्रीवियस ईयर में सेलेक्ट हुए हैं टीचर हमारे टीम के, तो 15 से 20 जो शिक्षक हैं जो क्वालिफाइड करके शिक्षक बने हुए हैं उनके मार्गदर्शन पर ये नोट्स बनाई गई है। ये कौन सा टॉपिक बेहतर पढ़ें, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, बनते हैं, वो सारा इंक्लूड है आपके टॉपर नोट्स पर। तो इसका आंसर भी आ चुका है कि संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत जो होता है मुख्य रूप से स्मृति, मेमोरी की व्याख्या करता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो बताती है कि नई यादें समय के साथ स्थिर होकर दीर्घकालिक स्मृति में बदल जाती हैं। तो भी आपका स्मृति इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? तो ये भी आप जानते होंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की जब भी बात की जाती है एक सन याद आता है 1879। किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। किसने किया? विलियम वुंट ने किया था। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ ने स्मृति के आयाम दिए हैं और वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम होता है सीखना होता है, धारण करना होता है, पुनः स्मरण करना होता है और पहचानना होता है। तर्क करना वुडवर्थ की स्मृति का आयाम नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धिलब्ध की खोज किसने की थी? क्या आपको पता है? क्या वह प्रोफेसर बुने हैं, बिने है, स्टर्नबर्ग है, साइमन है, टर्मन है? तो मेरे प्यारे मित्र जब भी बुद्धिलब्ध की बात की जाती, खोज की बात की जाती, जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न की बात आती। इन्होंने कब किया? 1912 में विकसित किया। सबसे पहले मानसिक आयु को वास्तविक आयु से विभाजित करने का सूत्र जो आपका MA/CA मल्टीप्लिकेशन 100 है, इन्होंने ही प्रस्तावित किया था। लेकिन पहले 100 नहीं आया, MA/CA बस आया था कि मानसिक आयु को वास्तविक आयु में डिवाइड कर दीजिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 1916 में लुईस टर्मन ने इस सूत्र को 100 से गुणा करके आधुनिक रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी कि MA/CA मल्टीप्लिकेशन 100। पूछा जाए कि सूत्र में है ये जो 100 का गुणा है, IQ का सूत्र है, जो किसने जो है आधुनिक फार्मूले में बदल दिया है, तो लुईस टर्मन, याद रखिएगा। मूल अवधारणा 1912 विलियम स्टर्न है। सूत्र का संशोधन 1916 में लुईस टर्न ने किया स्टैनफोर्ड बिनेट स्किल के माध्यम से। और बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिने कहे जाते हैं। 1905 में पहला सफल परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने किया था। अगर पूछा जाए बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है, तो अल्फ्रेड बिने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन, फ्रॉयड, कोहलर, वाटसन? तो आप सभी लोग जानते हैं विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करते हैं तो एरिक्सन की बात आती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन्होंने 8 चरणों में जो है बताया है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलने वाले जो चरण हैं, तो मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 चरण हैं। किसने बताया? एरिक्सन ने बताया, एरिक एरिक्सन। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या होगा? अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना है तो उसके लिए उत्तम स्थान क्या हो सकता है? देखिए उत्तम स्थान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यालय और कक्षा का वातावरण। इन्वायरमेंट इज द बेस्ट, इन्वायरमेंट बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए।
जीन पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या है? समय पूछ लिया जाए या इनसे रिलेटेड पूछा है कि बच्चा यह कार्य कर रहा है, बच्चा इतना चीज़ें सोच रहा है तो किस अवस्था में होगा, ये सारी चीज़ आएगी। और ये आप जानते हैं जीन पियाजे से 2-3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, 2 प्रश्न तो कंपल्सरी है। तो जीन पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था, देखिए पहली अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तृतीय अवस्था 7 से 11 जो मूल संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, और चौथी है औपचारिक या अमूल संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे पूछा गया है मूल संक्रियात्मक अवस्था, तो मूल संक्रियात्मक अवस्था डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 7 से लेकर 11 तक अवस्था हो जाएगी। अगला प्रश्न, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पाउलोव, गेने। जब भी संबंधवाद के सिद्धांत की बात की जाती है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का नाम आता है। यह सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है, जो कि मानता है कि सीखना उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच तंत्रिका संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक इज द राइट आंसर। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का संबंध किससे का है? तर्क से, चिंतन से, बोध से, विवेक से। प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है तो अधिगम का जो संबंध है किससे हो जाएगा? बोध से हो जाएगा। प्रेरणा व्यक्ति के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए उपलब्धि हो जाता है। प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से किस लिए है? क्योंकि प्रेरणा जो होती है व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। भाई आपको टारगेट उपलब्धि क्या है? शिक्षक बनना। तो शिक्षक बनना है तो प्रेरणा का संबंध किससे होगा? शिक्षक बनने से होगा। उसी प्रकार से जो अधिगम पूछा गया है, तो अधिगम प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य परिणाम बोध होता है। बोध का अर्थ विषय की गहराई को समझना, व्याख्या करना, उसका उपयोग करना। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक, यह सभी। देखिए जब भी अभिवृत्ति संप्रत्यय की बात की जाती है हमारे दिमाग में एक चीज जरूर आता है कि अभिवृत्ति संप्रत्यय संज्ञान परक भी है, क्रियापरक भी है और संवेगात्मक भी है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस वैज्ञानिक के अनुसार इदम, अहम, परहम व्यक्तित्व के 3 घटक? अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला। वह मनोवैज्ञानिक किसी के अनुसार इदम, अहम, परहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। वह सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे, सिगमंड फ्रायड की बात हो रही। फ्रायड ने 1923 में अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 3 घटकों का वर्णन किया। इदम जन्मजात होता है, अहम जो होता है जिसे हम ईगो बोलते हैं यह वास्तविकता होती है, और जो परम होता है यह नैतिक मूल्यों और सामाजिक नियमों को दर्शाता है। तो फ्रायड ने कहा कि तीनों के बीच संघर्ष ही मानव व्यवहार और व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीखने में पलायन का संबंध किससे होता है? तो सीखने में पलायन का संबंध होता है नकारात्मक पुनर्बल। अगर आप कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चा आपको ध्यान नहीं दे रहा, पलायन कर रहा मतलब स्थान छोड़ रहा है, तो स्थान छोड़ना मतलब नकारात्मक निगेटिविटी की बात करेंगे। इसमें माध्यिका पूछी गई है, तो माध्यिका का एक आंकड़ों में मध्य की मगर संख्या में माध्यिका होती है जो आंकड़ों का विषम होता है। इसके लिए निकालना है, तीसरा अंक और चौथा अंक निकाला जाता है। इसमें टोटल अंक देखिए कितने अंक दिए गए हैं, 1 2 3 3 3 6। अब इसमें क्या करना, तीसरा अंक निकालिए प्लस चौथा अंक डालिए और बटे में 2 कर दीजिए। तो तीसरा अंक इनमें से कौन सा कहलाता है? 9 प्लस चौथा 10 और बटे 2 कर दीजिए। जब ऐसी, क्योंकि अगर 5 होता तो बीच वाली माध्यिका होती, 7 होता तो बीच वाली होती, लेकिन जब सम आ जाता है तो 2 संख्याओं को प्लस करके उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करेंगे 9.5 आ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये मैथ के क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी सीडीपी में भी पूछ ले जाते हैं। इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो आपने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े होंगे, एक तत्व का, द्वितत्व का, बहुतत्व का सिद्धांत पढ़ा होगा, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा होगा। अब प्रश्न बनता है कि बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पहला जवाब आता है, अलग अलग सिद्धांत हैं,
जब बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत की बात की जाती है तो चार्ल्स स्पियरमैन का नाम आता है। त्रिआयामी सिद्धांत की बात जाती है तो जेपी गिलफोर्ड आता है। और बुद्धि परीक्षण में अल्फ्रेड बिने आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आपको प्रिपेयर करना है। कौन सा शेष से भिन्न है, तो ये मुझे लगता है इस प्रकार के एक प्रश्न भी हम कर चुके हैं, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि टीएटी, सोलर पेपर, ड्रायमैन परीक्षण ये सेम है, लेकिन जो रैवेन परीक्षण है ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि रैवेन का परीक्षण इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि इसका जो संबंध होता है शिक्षण में भरबल व नील भरबल अधिमूल को मापने के लिए किया जाता है। तो रैवेन परीक्षण इज द डिफरेंट ऑप्शंस। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैकडूगल के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक मूल जो है प्रवृत्ति में संबंध होता है। तो किससे संबंध होता है, तो प्रत्येक मूल जो प्रवृत्ति होता है वह संवेग से होता है, क्योंकि मानव विकास और व्यवहार केवल किसी स्थिति के प्रति प्रक्रिया नहीं होती, ये बल्कि अन्य बलों से प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, मैकडूगल की परिभाषा है कि मानव विकास और व्यवहार केवल किसी स्थिति के प्रति प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अन्य बलों से प्रभावित होती है। अतः संज्ञान, संवेदना, चिंतन सभी संवेग से संबंधित हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है साथियों कि पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। कोई भी पूर्व ज्ञान हो जो आपने पहले सीखा हो, उसके आधार पर संवेदना को अर्थ अगर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वह आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान इज द राइट आंसर। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्ध, अगर औसत, क्योंकि बुद्धिलब्ध से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, नॉर्मल ही सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। औसत मतलब, औसत का मतलब ही होता है 90 से लेके 109 के बीच औसत बुद्धि कहलाती है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, एक 3 ऐसी अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं से 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या क्या कहलाती है, इसमें सबसे बड़ा होता है सामूहिकता की भावना होती है। इस अवस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति ही प्रबल होती है, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती 6 से लेके 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, 6 से 12, और 6 से 9 होती है पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 उत्तर बाल। इस अवस्था में बालक, बच्चे जो होते हैं स्कूल में जाते, अपने साथी संग्रह के साथ रहते हैं, इसलिए जो है यह अवस्था सामूहिकता या सामूहिक एकता की भावना की अवस्था कहलाती है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। तो आपके जो अनुभव मिलते हैं, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने वाले को ही हम सीखना कहते हैं, यह गेट्स का कथन है। तो स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, कथन, इनको भी आपको रिमाइंड करना है। 140 से अधिक बुद्धिलब्ध वाले बच्चों की श्रेणी। तो बुद्धिलब्ध का जो भी कैटेगरी पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि 1 नंबर का पूछा जाएगा, कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है। तो बुद्धि अगर 140 से अधिक है मतलब है प्रतिभाशाली। बुद्धिलब्ध से पता चलता है कि मानसिक योग्यता का विकास किस गति से हो रहा है। तो प्रतिभाशाली अर्थात 140+। बाल मनोविज्ञान के मुख्य स्थान क्या कहलाते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का मुख्य स्थान बालक के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र। किसका, बालक के अनुसार ही शिक्षा का क्षेत्र। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्न से कौन सी पद्धति है, आगमनात्मक, निगमनात्मक या दोनों। देखिए इस चीज़ों को हमें समझ लेना है। कह रहा है सामान्य से विशेष तर्क, जब सामान्य से विशेष की ओर तर्क की जिक्र किया गया है, मतलब समझ लीजिए निगमनात्मक की बात करें, क्योंकि निगमनात्मक विधि में तर्क करते हुए समान से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। समान से विशिष्ट मतलब नियम से उदाहरण की ओर। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये किसका कथन है, चिंतन जो होता है या मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू कहलाता है। ये आपके रॉस का कथन है, क्योंकि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, इनको बहुत रास आता है। साथियों रुचि का संबंध किससे होता है, योग्यता, अवधान, बुद्धि या रुचि से। रुचि मतलब कहते हैं आपका किसमें इंटरेस्ट है, आपकी किसमें रुचि है। तो रुचि का संबंध होता है, किससे होता है, रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, और इसका अवधान से सीधा संबंध होता है। अगला प्रश्न है सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं। प्रेरणा, चिंता, सीखने का स्थानांतरण या कुंठा कहा जाता है। तो सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अन्य परिस्थितियों में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए स्थानांतरण शब्द आया।
तो ये रहे CDP के टॉप 30 प्रश्न जो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है सभी लोग को कमेंट करना है, कितने सही हुए सभी लोग कमेंट करना है। डेली आपके 11:30 to 12